everyone, respected HSH family, respected doctors of this forum. Gratitude to Haniman sir, Sehgal sir, all homeopathy fraternity. खास करके मैं सैनी सर और शशि सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया, नई सोच दी, मुझे नए तरीके से एनालिसिस करना सिखाया। तो आज की केस हम उनके लिए सुना रहा हूँ कि जो अब तक केस नहीं सुन पाए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है लिखने में कुछ बातें मिस हो जाती हैं क्योंकि वीडियोस इतने लंबे होते हैं कि हम हर चीज़ नहीं लिख पाते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं केस सुनाता हूँ। आवाज आ रही है ना बराबर? यस हाँ सर। सर, आ रही है। ओके। तो एक केस है ये 40 इयर्स फीमेल का, जो कि HSH एक डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे रेफर किया था, उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ उसको दी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये केस मेरे पास आई है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। तो हमारी बातचीत हुई थी, बातचीत के दौरान ही एक मेडिसिन का नाम बता दिया था मैंने। और उसके बाद फिर केस को मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, जैसे हम कैजुअल बात करते हैं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स है, तो क्या दिया जा सकता है। उस हिसाब से वो मेडिसिन सिलेक्ट हुई थी, दो दोस्तों के बात जैसी होती है उस हिसाब से। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पेशेंट को खुद बात करने के लिए बोलिए मेरे से, और इस दौरान जब तक मैं मतलब ट्रीटमेंट करूँ या तो जब तक मैं मेडिसिन को दूँ तो आप इसमें दखल ना दें। तो उन्होंने एग्री हुए इस बात से। तो फिर पेशेंट ने मुझे इंटरनेट के ज़रिए, ज़ूम के ज़रिए बात की। तो उनके मेन इश्यूज़ ये थे कि उनको एंगर था, अनकंट्रोलेबल एंगर था, और पैनिक बार-बार होते थे। छोटी-छोटी बातों को लेके पैनिक होना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट। स्किन की भी कंप्लेंट्स थी, जो बाद में पता चली मुझे। फर्स्ट टाइम नहीं पता चली थी जब मैं उनसे डिस्कस करके बात करके दवा दे रहा था, जो डॉक्टर ने रेफर किया था। उसके बाद जब सन में जाते थे, सन एक्सपोजर में जाते थे, तभी भी उनको इचिंग होती थी बॉडी में। ऐसी भी उनकी कंप्लेंट्स थी। फॉलोअप में कंप्लेंट्स ये पता चली कि एसिडिटी भी मुझे होती है। एसिडिटी होती है तो बर्निंग होने लगता है, फंसा हुआ महसूस होता है, बैक पेन होता है। बैक पेन की भी उन्होंने मॉडलिटीज बताई थी कि बैक पेन किस तरह होता है, उसमें सेंसेशन क्या महसूस होता है। ये सारी चीजें बाद में सामने आई थी। तो एक केस हम डिस्कस करते हैं किस तरह शुरू हुआ। तो मैंने कहा कि आप बताइए क्या आपकी तकलीफ है, परेशानी है। तो जो मुझे पहली बार नजर आया केस में, जब रूबरू हुआ मैं पेशेंट के साथ, तब उनका तो उस पेशेंट को देख के मुझे ऐसा लगा कि हम कहते हैं ना, जैसे कि बाल बिखरे हुए हैं थोड़े से, मतलब एक अटायर ऐसा था, अम, बहुत ज्यादा गम या तो बहुत ज्यादा उलझा हुआ चेहरा कह सकते हैं, ऐसा था। इस तरह हमारी बात हो रही थी। उनको पता था कि मैं एक इनका मतलब इनका दोस्त हूँ, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, और होम्योपैथी में किस तरह केस टेकिंग होती है इसका भी अंदाजा उन्हें था। तो हमारी बात इस तरह शुरू हुई। तो मैंने पूछा कि बताइए आपका कंप्लेंट क्या है। तो उन्होंने बताया कि कंप्लेंट्स तो बहुत, मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ है और वैसे कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कुछ भी है, कुछ है और कुछ नहीं है, यहीं से हम शुरू करते हैं इस बात को, आपकी बात को लेकर। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ, इमोशन लेवल पे वो बात कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ जमा हुआ महसूस होता है। और उनको रिकरेंट कोराइजा भी होता था, कफ भी होता था, बार बार खांसी, खांसी का जमा होना, ये सारी भी चीजें उनके साथ चली रहती थी। रिपीटेड उनको ये सब अटैक्स आते थे खांसी के, सर्दी के। तो अब वो कहती है कि सब कुछ जमा होना इस तरह से है। मैंने लोगों को बताने की कोशिश भी की,
रिलेटिव्स को बताने की कोशिश भी की, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मसला कुछ हल नहीं हुआ, कुछ बता के फायदा नहीं था। और इसलिए मैंने बताना भी छोड़ दिया रिश्तेदारों को, किसको क्या बताएं। और उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने फिर, जब मुझे परेशानी होती थी किसी से रिलेटेड, तो मैं गिविंग बैक करना शुरू कर दिया मैंने। तो मैंने उनको आगे सवाल किया कि आपने बताया कि अंदर बहुत कुछ जमा हुआ है और आप गिविंग बैक करती हैं, तब आपके फिजिकली चेस्ट में, एक्सट्रीमिटीज में, थ्रोट में, या तो चेहरे के ऊपर, आप उस पल के लिए, उस टाइम के लिए, जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत कुछ अंदर ऐसा जमा हुआ है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं आप बाहर नहीं निकाल पा रही है, तब आप क्या महसूस करती है? ये सेंसेशन सिस्टम में ऐसे सवाल करते हैं। क्योंकि मैंने केस लिया था, कहने से बेहतर ये वर्ड होगा कि एक केस को समझने के लिए मैंने पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल का भी सहारा लिया और सेंसेशन का भी सहारा लिया। तो और बैक ऑफ द माइंड रूब्रिक्स और मेटामेडी का भी था, ऐसा नहीं कि इसका बेस नहीं था मेरे केस लेने में। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि अब आप, जब ऐसी तकलीफ होती है, आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो आपको एक्सपीरियंस क्या करते हैं उस टाइम में, आप आपके बॉडी के अंदर? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर, इस तरह हाथ लगा के कहा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये फूट जाएगा, इतना गर्म होता है, इतना हेवी होता है, ऐसा लगता है कि ये बर्स्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी जिस तरह होता है उस तरह सब कुछ ऐसा बाहर आ जाएगा, ऐसा लगता है एंगर इतना होता है कि आंखें ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएंगी। तो मैंने पूछा आगे कि ये जमा होना किस तरह होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ताकि हम सोर्स तक पहुंचे। ये सवाल करने का मकसद ये था कि ये वर्ड आए कहाँ से, जो पेशेंट बोल रहा है कि जमा होना किस तरह से, मतलब मैं ये बात को जानने की कोशिश कर रहा था कि इसका अगर कुछ सोर्स मिलता है तो मैं पहली फुर्सत में ही दवा तक पहुंच जाऊं। इसलिए मैंने सवाल किया था, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, उसमें फिर केस में दूसरा ही एंगल की तरफ में चला गया। तो उन्होंने कहा कि दबा होना मतलब एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10, 100 दिन इंसान बर्दाश्त करेगा तो भी कितना करेगा। इमोशनल लेवल पे बात कर रही थी ये, कि मेरे पास जो भी इमोशंस आते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक मैं बर्दाश्त करूं? अब सामने वाला इतना टॉर्चर करेगा, इतना तकलीफ देगा। आई मीन स्पेसिफिक उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया है यहाँ पर मुझे, तो मैंने उनको कहने का ही मौका दिया, मैंने कुछ इंटरप्ट नहीं किया। तो वो कहती है कि इतना 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 करना कि ऐसा लगता है कि सामने वाला इतनी ज्यादती करता है कि आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि रेप की हालत तक पहुंच जाए आप, इतनी जबरदस्ती होती है। जिस तरह वो नोच के खाता है कोई जानवर, जंगली जानवर जैसा नोच के खाता है अपने शिकार को, इस तरह से उन्होंने एक्शन के साथ बताया था मुझे। अ, तो ये बताने के बाद वो थोड़ी सी सैड हो गई और थोड़ा रोने लगी, तो मैंने रोने का मौका दिया। 2-3 मिनट वो होने के गुजरने के बाद फिर मैंने फिर से सवाल किया, अब आप ऐसे हालत में हैं, वो पल को याद करती हैं कि आपके ऊपर ज्यादती ज्यादा हुई, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, अब्यूज किया गया, तो आप अभी क्या महसूस करती है जब ऐसे हालात आप पर बीतते हैं, या अभी भी अगर उसकी याद आती है तो? वो कहती हैं कि बहुत मैं अपने अंदर हेल्पलेसनेस महसूस करती हूँ, ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि बस इस सिचुएशन से मैं, ये जो हालात हैं यहाँ से निकल जाऊं, भाग जाऊं। तब मैंने पूछा कि अब वो इस पार्ट पे आ रहे थे, सेंसेशन तो पहले ही मिल चुका था इस केस में, अब वो एक्सपीरियंस बता रही थी कि वो किस तरह आगे बढ़ना चाह रही है लाइफ में, एक जगह पे स्टक हो चुकी है और वहां से निकलने का प्रोसेस मैं जान रहा था कि वो कैसे निकलना चाहती है जहाँ पे वो अटकी हुई है। तो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊं, और ऐसा मतलब वहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने हाईलाइट भी किया था उस वर्ड को, वहां से गायब हो जाऊं। ये वर्ड खास था इस केस में, क्योंकि मैं बीच में रहना पसंद नहीं करती, इधर भी नहीं, मतलब किसी किसी का होता है ना वो, मतलब सिचुएशंस को संभाल के रखते हैं, वही पड़े रहते हैं, लेकिन मैं इधर रहूंगी या तो उधर रहूंगी, नॉर्मल या बीच में रहने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ, या तो आर रहेगा या तो पार रहेगा। मैं वो खत्म कर दी बात को, मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं झेलते बैठूं।
ये उनका कहना था। अब ये हुआ सैड पार्ट ये केस का। तो मैंने पूछा कि जिस तरह आपने बताया, तो थोड़ा सा मुझे आगे केस को भी प्रोसीड करना था और कुछ हेल्दी स्टेट के बारे में भी जानना था, और थोड़ा सा वो मायूसी की तरफ पेशेंट था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा अ, हंसी मजाक या थोड़ा सा नॉर्मल एटमोसफियर बन जाए केस टेकिंग में। तो मैंने पूछा कि आपके लाइफ के कुछ अच्छे हालात के बारे में भी बताएं। तो अच्छे हालात के बारे में बताएं ऐसा बोलने के बाद थोड़ा सा वो उनके चेहरे पे स्माइल आई, और लेकिन फिर से खामोश हो गई वो। जो कि दिख रहा था कि कितनी वो उसमें ये है, सैड है वो फीलिंग के साथ। तो उन्होंने आगे बोलना शुरू किया जब मैंने उनको इनकरेज किया कि किस लिए, किस हिसाब से मुझे बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। तो उन्होंने बताना शुरू किया। तो अभी ये बचपन के हालात बता रही है। बचपन में ऐसा था, वो भी कुछ खास नहीं गुजरा। पापा अच्छे खासे जॉब में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनका एक अपना अलग हो रहा था कि जिंदगी ऐसी ही है, मतलब जीना ऐसे ही, मतलब वो उनकी दुनिया में रहते थे। माँ गृह गृहस्थी देखती थी। माँ का काम ये था बस कि खाना बनाना, पकाना, खिलाना, यहाँ तक महदूद था माँ का काम। और पापा का वही कमा कर ला कर देना। और माँ की ये सोच थी कि लड़की आप हो तो आपको लड़की लड़की होने की वजह से आपको ऐसे रहना है। आपको जो भी तकलीफ हो आपको बर्दाश्त करना है। आप ऊंची बात नहीं कर सकते, आप ऐसे ही जीना है, वैसे ही जीना है। अगर आपको जुल्म भी होता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मतलब बचपन से सोच बनी हुई थी पेशेंट की। और ये रहा हाल उसकी 12th तक का। अब 12th के बाद जहां वो रहती थी वहां से आगे का एजुकेशन लेने के लिए उनको कहीं और जाना पड़ा था सिटी में। तो उन्होंने ये बहाना बना दिया कि मुझे अब यहाँ पर नहीं, मतलब पढ़ाई करनी, आगे पढ़ाई करनी है। तो फिर मम्मी पापा भी मान गए। और असल मकसद था उनको पेशेंट का कि यहाँ से मैं अच्छी जगह चली जाऊं, ताकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड जो माहौल है, उससे मैं थोड़ा सा आगे चलकर कुछ लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस ले लूं। तो यहाँ पर वो कहती है कि हॉस्टल में भी अब उनकी जिंदगी बता रहे हैं आगे की कैसी रही जिंदगी। हॉस्टल में भी लड़कियां मेरे भोलेपन का काफी फायदा उठाती, मैं चुपचाप रहती, बचपन से यही सीख मिली थी। और एक क्लोज फ्रेंड मिली थी वहां पर, किसी लड़की के बारे में बता रहे कि वो कहती थी मुझे कि हाँ तू बहुत भोली है, तेरा लोग फायदा उठाते हैं, तू कुछ बोलती नहीं है। और इसी दौरान उनको सीनियर की मुलाकात हुई कॉलेज में। तो उन्होंने भी देखा कि यार ये बहुत भोली सी लड़की है, इसको कोई भी तो मतलब ये कर मिस यूज कर सकता है, या तो फिर कोई भी फंसा सकता है। इसको तो कुछ समझ नहीं है दुनियादारी की। सब लोग इसको फायदा उठा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं वगैरह। तो उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। अब इस हेल्प करने की कोशिश में ये हुआ कि फिर उनकी नजदीकियां बढ़ी, दोस्ती बढ़ी। और यही कॉलेज के पीरियड में ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। मतलब वो प्यार का सिलसिला रहा दोनों का। फिर वो कहती हैं कि अब उस पल को याद कर रही हूँ, खुशगवार पल को याद कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया कितनी हसीन है। अब मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। अब यहाँ मुझे आजादी ही आजादी है। अब रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है। मुझे अभी मम्मी पापा घर का किसी का ख्याल नहीं आ रहा। इस तरह मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट हुआ, और जॉब भी मैंने उसी कंपनी में लिया जहां पर मेरे सीनियर जॉब करते थे, जो जिससे उनको इश्क हुआ था। तो वो 7-8 साल तक साथ में रहे। फिर हमने डिसाइड किया कि अब शादी कर लेनी चाहिए, पर मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनको कभी इस बारे में बताया नहीं। क्योंकि हमारी कास्ट में कुछ डिफरेंस था, एक ही कम्युनिटी के थे। होता है कभी कभी कास्ट में डिफरेंस होता है, उस बिरादरी नहीं मैच हो रही थी। लेकिन उन्होंने आखिरकार शादी कर ली, उनके मम्मी पापा के बताए बगैर। फिर इसी तरह अम, आगे बातें बढ़ती गई। फैमिलीज में भी काफी नाइतफाकियां हुई दोनों फैमिलीज में। और वो कहती हैं कि इसी में एक चिंगारी लग गई हमारे रिश्ते में, हमारे दोनों के बीच, हस्बैंड और वाइफ के बीच थोड़ी सी मनमुटाव हुआ। नाइतफाकी यहाँ से शुरू हुई। फिर दो लड़कियां भी हुई, लड़का, मतलब 3 बच्चे हुए। धीरे धीरे हम दोनों की अब अनबन शुरू हो चुकी थी। फिर हस्बैंड मुझे मारना, टॉर्चर करना। फिर मेरा हाल तो ये था कि मैं भी माँ बाप के पास वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन बच्चों की परवरिश भी जरूरी थी, उनकी फिक्र भी सताती थी। इसलिए मैं हर चीज चुपचाप सहते गई।
और इसी पीरियड में 10 साल गुजर गए इस सारी चीजों को, मारपीट, गाली गलौज, सारी चीजें बर्दाश्त करते करते। अब इस पीरियड में मुझे हुआ ये कि मैं पैनिक अटैक का शिकार हुई, डिप्रेशन की काफी तकलीफ हुई मुझे। वक्ती तौर पर किसी दवा से मुझे आराम मिलता, पर हालात कुछ काबू में नहीं रहते। कभी कभी ऐसे ख्याल आते कि मैं खुदकुशी कर लूं, खुद को खत्म कर दूं। और इसी दौरान फिर वो ऐसे वक्त गुजरता गया मेरे लाइफ का। बच्चे भी थे इतने सारे, और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी थी, तो उन्होंने जॉब को भी रिजाइन दिया था। तो उनकी एक कॉलेज मेट थी, उनको मिल गई। तो वो बोली कि यार क्या कर रही है आजकल, कहीं जॉब है नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मैं जॉब लेस हूँ। तो उन्होंने कहीं से उसको बता दिया कि ऑनलाइन अभी कोविड के बाद इस तरह से भी लोग कमाते हैं, कमाने का जरिया उनको मिल रहा है, तो भी ट्राई कर ले। तो उन्होंने घर रहकर वो फिर ऑनलाइन का काम शुरू किया, उनके फील्ड में ही रह के। अब उनको अर्निंग करना उन्होंने शुरू की। तब वो कहती है कि जिस तरह अर्निंग शुरू हुई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि मैं हस्बैंड को रिटेलिएट करूँ, उल्टा जवाब दूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अभी इस इनको जवाब दे सकती हूँ, अपने बच्चों का भी देख सकती हूँ। अब हाल ये हुआ कि हस्बैंड मुझे एक टेढ़ी बात करता तो मैं 10 बात करती हूँ, अगर एक मुझे गाली निकालता तो मैं 100 गाली निकालती। तो अब मैंने सारी केस को जानने के लिए पूछा कि अभी आप जो सिचुएशन में हैं, आपके माँ बाप के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में आपको क्या लगता है? अब वो कहती है कि हाल ऐसा है अभी कि अगर वो मर भी जाए ना, मैं उनका चेहरा ना देखूं। इतना मतलब मेरे अंदर उनके दिल में है, उनके बारे में मेरे इमोशंस ऐसे हैं, इतना गुस्सा भरा पड़ा है। अगर इन्होंने मुझे अच्छे से रखा होता तो आज मेरा हाल ये नहीं होता। तो मैंने केस को थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, बढ़ने के लिए केस की तरफ, तो उनको ड्रीम्स के बारे में ही पूछा कि ड्रीम्स आपके किस तरह है वो बताएं। तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाहट थी जब उनके कहते वक्त, तो बोले कि बचपन से जब से होश संभाला है एक ड्रीम मुझे काफी आता था कि मैं मर्डर कर रही हूँ। तो मैं भी चौंक गया कि अचानक ये केस में कहाँ से आ गई मर्डर की बात। तो मैंने कहा कि मर्डर के बारे में बताएं। तो थोड़ा सा उन्होंने रुक के बताया, पॉज लिया और बताने लगे कि मुझे काफी बार ये ड्रीम आता गया कि मेरा रेप हुआ है और जिसने किया है मैं उसका मर्डर कर रही हूँ। और पत्थर उठा के उसका सर कुचल देती हूँ। वहां पर पुलिस आती है लेकिन मैं वहां से भागने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं ये प्रूव करती हूँ कि किस तरह मैं सही हूँ। मैंने पूछा इसके अलावा और कोई ऐसे ड्रीम है अनयूजुअल जो आप देखती हैं? तो वो कहती कि जैसा पेट खराब होने के बाद जिस तरह हम वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया होगा तो उस रात, तो उसके बाद मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं, तो मुझे टॉयलेट्स के ड्रीम आते हैं, गंद पड़ा हुआ है तो मैं वो यूज नहीं करती हूँ, ऐसे सब मुझे दिखते रहते हैं। अब इतनी सारी बातें उनकी सुनकर मैंने एक मेडिसिन दी थी। पहले एक मेडिसिन बताई गई थी, जो मेरे फ्रेंड है, तो उससे भी उनको इतना कुछ आराम नहीं हुआ था, थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ था। तब ये सब कहानी सुनकर मैंने कुछ मेडिसिन दी थी। तो ये मेडिसिन मैंने कुछ दिन तक चलाई, 1 डेढ़ महीने तक चलाई, अलग अलग पोटेंसीज में दी। लेकिन चिड़चिड़ापन, वो पैनिक और बच्चों पे गुस्सा करना स्पेशली, वो ऐसे के वैसे मौजूद था। तो फिर मैं फिर से सोच में पड़ा था कि अभी करें तो क्या करें, अभी केस को किस तरह आगे प्रोसीड करें। तो इसी दौरान 1 डेढ़ महीना होने के बाद उनका मुझे कॉल आता है। बहुत बेचैन थी वो कॉल पे। ये मैं आपको मेरे फॉलोअप के विजिट कॉल जो थे वो उसकी बात बता रहा हूँ। वो कॉल पे बताती है कि मैं अपने अंदर बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ, बहुत मायूसी है, मजबूरी में आपको कॉल लगाना पड़ा। कॉल लगाने नहीं वाली थी लेकिन आपका कॉल भी वैसे नहीं लग रहा था। उन दिनों में थोड़ा आउट ऑफ गया था तो इसलिए कॉल भी नहीं लग रहा था उनका। मैंने पूछा कि क्या फील हो रहा था आपको? तो वो बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं, और कोई मुझे प्यार भी नहीं करता। मेरा ख्याल, और मुझे बार बार ये ख्याल आते हैं कि मैंने अभी अपनी जान देनी चाहिए, आई शुड एंड माई लाइफ। कुछ भी नहीं है यहाँ मेरे को करने के लिए लाइफ में। और ऐसा ख्याल आते हैं कि मैं बालकनी से कूद के अपनी जान दे दूं, सुसाइड कर लूं। अ, मैं ज्यादा बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं ये फील कर रही हूँ कि मुझे कुछ खींच रहा है, इस तरह बताया उन्होंने कि मुझे कुछ खींच रहा है।
एक अलग तरह का खिंचाव है। मैंने जब पूछा कि खींचना क्या होता है, इसके बारे में बताएं। हम यहाँ पर कुछ, हमको अगर अलग वर्ड मिलते हैं तो हम उसको प्रूव करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तरह का खिंचाव महसूस हो रहा है। मैंने कहा कि खिंचाव खिंचाव किस तरह का होता है, खिंचाव के बारे में आप जरा बताएं। तो कह रही कि एक ऐसा खिंचाव कि जो ऐसा मिडल की तरफ मुझे खींच रहा है। मैं, ऐसा लगता है कि मैं इधर भी नहीं हूं उधर भी नहीं हूं, इस तरह का वो खिंचाव है। आई एम नॉट स्टेबल। ये मैं अपने आप को संभाल नहीं सक रही हूँ, फिजिकली भी और मेंटली भी मैं स्टेबल नहीं रह पा रही हूँ। ये उनके अच्छे सिम्टम्स आ रहे थे। करूँ तो क्या करूँ, ऐसा लग रहा था। लोनली फीलिंग वॉज कम्प्लीटली देयर। बच्चों के साथ भी रहने का कोई मन नहीं है। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। बस कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। कितनी बेचैनी हो रही है मुझे ही पता है, मैं ही जानती हूँ कि बेचैनी कितनी है और किस तरह की बेचैनी है, और अभी भी उसको मैं महसूस कर रही हूँ। इतनी बेचैनी थी मुझे, बोले। और 2-4 दिन से सब यही हाल चल रहा था मेरा। आई शुड एंड माई लाइफ राइट नाउ। और मुझे मोमेंटरीली कुछ तो आराम चाहिए था। इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि आप कुछ मुझे सजेस्ट कर दे कि मैं कौन सी दवा लूं। तो मैंने फिर पूछा कि कभी कभी होता है मरीज अपनी बातें बताने से रह जाता है, और उसको कभी याद आता है कभी नहीं याद आता है। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ उसको कंप्लेंट्स होती थी तो वो फॉलोअप में बताता है कि मुझे ये भी कंप्लेंट थी, उसमें भी आराम है। तो इसलिए मैंने पूछा कि और भी कुछ बताओ जो आपको याद नहीं आया हो पहली विजिट में बताने में। तो और भी बताना चाहती तो बता सकती हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मेरे थ्रोट में भी पेन होता है, मतलब एसिडिटी की तरह वो पेन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फंसा हुआ है गले के अंदर कुछ, और जकड़ गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो जकड़न किसी तरह से खत्म हो जाए। तो मैं पीने की कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ पीऊं, लेकिन वो जकड़ा वैसे की वैसे रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो मैंने पूछा कि जखड़न इस वर्ड को सिर्फ बताइए, जो जखड़ा होता है, जखड़ा हुआ जैसा हम फील करते हैं कि कुछ चीज जखड़ जाती है, तो उसमें आप क्या एक्सपीरियंस करती हैं। तो उन्होंने कहा कि जखड़ना मतलब वो कुछ फंस गया है, अटक गया है। वो फीलिंग में ऐसा लगता है कि ना नीचे जाता है ना ऊपर आता है, और किसी तरह मैं ट्राई करती हूँ कि वो ये इस फीलिंग से मुझे छुटकारा मिले। और दूसरी बात भी बताई उन्होंने कि मेरे बैक में भी बहुत पेन होता है, और जब पेन होता है तो ऐसे लगता है कि वहां से शोले उठ रहे हैं, बर्निंग रहता है। पैरों में भी क्रैम्प्स आते हैं, खास करके रात में आते हैं। मुझे बांधकर सोना पड़ता है, इतने क्रैम्प्स आते हैं। और लास्ट टाइम भी उन्होंने बताया था कि मेंसिस के बारे में उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग मुझे ज्यादा हो रही थी, और ये बात मुझे बताई थी। तो मैंने कहा था कि हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कभी कभी कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन पेशेंट को तकलीफ वहां पे ज्यादा रहती है, और हम ठीक हो जाएगा कहने में उन बात को टाल देते हैं, या तो फिर हो जाएगा इस तरह से हम कहते हैं। उस अंदाज में मैंने कह दिया था। तो वो यहाँ कह रही मुझे कि मेरी ब्लीडिंग भी बहुत हो रहा था, और हस्बैंड तो ऐसे हैं कि ध्यान देते हैं नहीं। अ, अगर मेंसिस का फ्लो ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरे बच्चों पे कौन ध्यान देगा। तो मैंने पूछा कि जब आपको ये तकलीफ होती है, चाहे वो मेंसिस की हो, चाहे थ्रोट की हो, बैक की हो, इसमें आप क्या एक्सपीरियंस महसूस करती है। तो उन्होंने कहा कि हस्बैंड तो ध्यान देते नहीं है। थ्रोट में ऐसा लगता है कि पेन बढ़ जाएगा, मेंसिस की तकलीफ होती है तो ऐसा लगता है कि वो भी बढ़ जाएगा। आराम करने का दिल करता है तो मैं आराम नहीं करती। इसलिए आराम नहीं करती कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये बढ़ न जाए। तो ये यहाँ पर उनका अच्छा खासा वो सिम्टम बोलो या तो फिर वो सेंसेशन की ही बात बोलो थी। तो ये सारी बातें सोच कर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में जिस तरह उन्होंने बातें की थी, उसको सोचकर मैंने एक मेडिसिन दी थी। तो उसके बाद उनका अच्छा खासा फॉलोअप मिला। उसमें जॉइंट पेन्स भी अच्छे खासे कम हो गए। स्किन भी एक्सपोजर, जो सन एक्सपोजर होता है, उससे अभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसके बाद भी, मेडिसिन देने के बाद। उसके बाद मैंने एलएम पे भी शिफ्ट किया, और अभी वो केस वही देख रहे हैं जिन्होंने मुझे रेफर किया था। अ, तो आपको केस अंडरस्टैंड हुआ। अगर जिसको कुछ इस बारे में कहना है, बात करनी है, तो बात कर सकते हैं। हम किस तरह प्रोसीड करें केस को। भाई बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया केस और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है। जस्ट लाइक हमारे सर जैसा प्रेजेंट करते हैं वैसा किया है। थैंक यू उनकी सो याद आई। मच।
ऐसा होना ही चाहिए, जब मैं कुछ बोलूं तो वो दिखना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा कमाल कुछ नहीं है ना। जिसको केस समझा है या जिसने भी एनालिसिस किया है अपने अंदाज में, चाहे सही हो गलत हो, यहाँ हमें नहीं देखना है। सिर्फ आप बताएं कि आप क्या सोच सकते हैं। अगर आप रेमेडी के बारे में सोचे, रुब्रिक के बारे में सोचे, तब भी बताएं आप प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। गुड, सुन रहा हूँ मैं, आप बोलिए। हाँ जी सर, मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ केस सुनने के बाद। सर, ये जो इंडिविजुअल है ये बहुत नेव है, बेसिकली शी इज ए वेरी नेव पर्सन। और मैं रुब्रिक सर मेरे को याद नहीं है, बट मिला जुला जो रहेगा मैं वो बोलती हूँ। टेलिंग द प्लेन ट्रूथ में भी है, मतलब जो भी इसकी कहानी है बड़ी जानबीन से लग रही है कि इतनी सिंपल सी नेव बंदी थी, लेकिन जो लाइफ के एक्सपीरियंस ने उसको अब बड़ा हार्ड बना दिया है, मतलब हार्ड हार्टेड हो गई है ये, बिकॉज ऑफ सीइंग द इनसिंसियरिटी फ्रॉम हर पार्टनर, है ना। और अभी क्या कहती है कि अब जब से उसकी आंख खुली, अब ये खुद अपने लायक हो गई है, तो ये मतलब हस्बैंड को अच्छा खासा सुना देती है। तो एंगर एमएल है इसका। और ये जो कन्फ्लिक्ट भी है, मतलब बेसिकली इतनी सिंपल थी, और लेकिन जो लाइफ में उसको चाहिए था मिला नहीं, तो कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है विद हायर कॉन्शियसनेस, मतलब ऐसा कोई रुब्रिक है शायद इस मेडिसिन ये है उसमें। तो उसमें ये कश्मकश में थी। और मतलब लाइफ ने जो एक्सपीरियंसेस इसको दिखाए, ये बेसिकली क्या चाहती थी और वो क्या बन गई, तो वो कन्फ्लिक्ट इसके माइंड में डेफिनेटली आया। सर मैं, और ये जो इसने बोला ना कि मैं बीच में नहीं रह सकती, दिस और दैट, या तो इस पार या उस पार, ये सब चीजें, और सुसाइडल इसका है, मतलब शी हैज अ टेंडेंसी टू अटेम्प्ट सुसाइड। तो सर मैं पॉजिट्रोनियम की तरफ सोच रही। वेरी नाइस, पॉजिट वेरी वेरी नाइस। पॉजिट्रोनियम। बहुत अच्छा सोचा आपने। राइट। हाँ जी, थैंक यू सर। बहुत दिन के बाद आपकी आवाज भी सुनी, थैंक यू। हाँ सर, मैं आई वॉज अवे एक्चुअली, मैं बहुत ही पैसिव थी, अभी थोड़ी सी अपने आप को गेयर अप कर रही हूँ। थैंक यू सर, नाइस केस, बहुत अच्छा केस है सर। सर इसी तरह का एक मिलता जुलता केस ना अभी सॉल्व हुआ है पॉजिट्रोनियम से। वो लड़की टीनेज लड़की थी, और वो भी ऐसे सुसाइडल ही बातें करती थी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया पॉजिट्रोनियम से। थैंक यू सर। जी, और कोई कहना चाहेगा अपनी बात? नाइन्टी थ्री लोग हैं, उनमें से किसी को बात करनी है? हेलो सर। हेलो। ये मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, इसको बचपन से प्यार और फ्रीडम दोनों भी नहीं मिला, ऐसे लगा। जो वो ढूंढ रही थी, जो बचपन में माँ बाप से प्यार जो चाहिए वो नहीं मिला, फ्रीडम भी नहीं मिला। तो रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उसको जो सीनियर्स मिले, तो उसे लगा कि वहाँ वो मिल रहा है, वो फीलिंग में चली गई, मतलब लव मिल रहा है, फ्रीडम मिल जाएगा, ऐसे उसको एक फीलिंग आया। लेकिन वहां जाके भी वो उस बाद में, मतलब ऐसा हुआ कि वो भी नहीं, यहाँ भी नहीं मिल रहा। तो वो एक ट्रैप फीलिंग जैसा मुझे लगा कि मतलब जो सोच के गई थी वो वहां पे बाद में नहीं मिला उसे। और डिलीजन रॉन्ग से थोड़ा टॉर्मेंटेड फीलिंग भी लगा मुझे। है, ट्रैप भी है, बराबर सोच रही है जी। और लेकिन जैसे वो जो बोला ना प्रोजेक्ट में कि वो एक्सप्लोजन जैसा हो रहा है, या हम्म। फिर जो एक स्पेस चाहिए, मैं इधर नहीं उधर, थोड़ा सा एयर एलिमेंट जैसा लगा सर, कुछ फीचर्स। ये भी है इसमें, एयर एलिमेंट की भी बात है इसमें। आप सही पहुंच रही है। बताएं आप कहाँ तक पहुंची। ड्रग नहीं बोल पा रही हूँ, पर सिर्फ इतना फीलिंग आया इस केस में। बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, थैंक यू। नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा और? भाई एक सवाल है, इसका और इसके हस्बैंड के झगड़े का कारण क्या है? दोनों प्यार तो करते थे, 8-10 साल पहले रिलेशन में रहते थे। चार, उन्होंने बहुत वो चिंगारी जो लगी ना, वहां से लगी ना, तू मैं की बात होती है ना, जहाँ पर
तेरी बिरादरी मेरी बिरादरी, वो वाला हिसाब किताब। जब शादी के बाद जब बात रिवील की है ना उन्होंने कि भाई शादी हो चुकी है, अब जमाने को बताना है, घर वालों को बताना है, तो घर वालों के हो गए मतलब अच्छे खासे लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े होते हैं, कुछ ऐसा हुआ। फिर होता यही है ना, एक ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना कि तुम मेरे माँ बाप को बोलते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप को बोलता हूँ, तो वहां पर क्या होता है, नासमझी ज्यादा होती है। फिर वहां पे रिश्ते खराब होते हैं। अगर रिश्ता मजबूत बनाना है तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं तेरे माँ बाप को नहीं बात करूंगा, तुम मेरे माँ बाप के बारे में मत बात करो। तो यहाँ से ना इत्तेफाकी एक्चुअली शुरू हुई थी रिश्ते में, जड़ वो थी। जी, तो आप कहाँ पहुंचे फिर? ये बात आप जानने के बाद आप क्या कह रहे हैं अभी इसके आगे, प्रमोद जी? मेरा तो मैंने एनालिसिस भेज दिया है। लाइसिन के बारे में सोच रहा हूँ, एनिमल इंस्टिंक्ट लग रहा है, अब्यूज, मैं भी सेकंड थॉट में टॉर्मेंटेड है। हाँ, जब मैं पहला मेडिसिन डॉक्टर साहब को जब मैंने बताया था, जिन्होंने मेरे पास केस भेजी थी, तो उसके बाद मैं यहाँ तक भी पूछा था लाइसिन है क्या, लाइसिन हो सकती है क्या, लाइसिन देना चाहिए क्या, वगैरह। या कोई जिस तरह एयर एलिमेंट्स की बात इन्होंने कही अभी अर्चना मैम ने, तो ये एयर एलिमेंट की बात मतलब ये वो क्वालिटीज की पेशेंट है क्या, तो वहाँ सोचे क्या। या फिर स्नेक रेमेडी के बारे में पूछा, जिस तरह लाइकेसिस और नाजा भी आए थे एनालिसिस में ग्रुप में, तो स्नेक का ख्याल तो नहीं गुजरा, लेकिन एनिमल क्वालिटीज के हिसाब से वो जैसे बात कर रही थी कि नोच के खाना एंड रेप वाला फीलिंग आना, तो बर्ड्स की तरफ भी मैं जा रहा था। तो सही सोच रहे हैं आप, ये सारी दिमाग में आना ही चाहिए, जैसा कि एक आम तौर पर आती है ये सारी रेपर्टरी में और केस में। और किसी को कुछ बात करनी है? सर नाइट्रिक एसिड फील आ रहा था। देवेश लाले की जान, वेरी गुड। कैसे हालांकि फील आ सर गया? उसका सबकॉन्शियस ये बोलता है जैसे ड्रीम में कि मर्डर कर दूं, और वो मर गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सुसाइड का बात किया, आपके साथ सुसाइड का बात किया, लेकिन सुसाइड करने वाला बात नहीं करता, कर डालता था ना। समझो औरम जैसे रहते थे तो हमको तो चौथे माले से पांचवें माले से वो तो जम मार देती थी। इसका तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चालू है ना, तो मतलब वो जो लास्ट के 2 कॉलम्स में ही रहते हैं, तो मुझे स्ट्रांगली नाइट्रिक एसिड जैसा लगा, क्योंकि मरने के बाद भी मैं उसमें हूं नहीं ना। बहुत अच्छा, आपके जबान से कॉलम की बात सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आप सिखाते हैं इसलिए माइंड में आया। कल 2 जन को फास्फोरिक एसिड दिया जिंदगी में पहली बार एक दिन में 2। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। रंग रंग आ रहा है, मतलब आपके बातों में ना वो रंग झलक रहा है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जी। और कोई है? जी दवे साहब, दवे सर, बड़े सर है हमारे। हाँ, मैं बस मजे में नाइट्रिक एसिड मैं भी जाऊंगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का फीलिंग भी है और हाइड्रोजन का भी है, दोनों का है। क्योंकि वो मैं उधर रहना चाहता, बीच में रहना नहीं चाहती हूँ। ये हाइड्रोजन की फीलिंग है और नाइट्रोजन तो है ही है। नाइट्रोजन का क्या फीलिंग है इसमें? हाइड्रोजन का फीलिंग बताया, चलो ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। नाइट्रोजन की क्या बात कर रहे हैं आप अभी? इधर ना उधर में आ गए, आप बोल दिए। तो मुझे ना बीच में नहीं रहना है, मैं यहाँ बीच वाला नाइट्रोजन है या बीच वाला हाइड्रोजन है, आप तय करें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओके, हाइड्रोजन है बीच वाला, मतलब नहीं रहना है ना ऊपर ना नीचे, नीचे ना आगे ना पीछे, ऐसा कुछ अगर बोलता है तो हाइड्रोजन है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? यस। अब नाइट्रोजन का क्या थीम बता रहे हैं? अब इसको नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन का है कि वो क्या बोलते हैं, मैं निकलना चाहती हूँ, मैं बाहर वो एंजॉय करना चाहती हूँ, इन लोगों से मैं थक चुकी। अच्छा, एंजॉय करना चाहते हैं, ओके। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, वेरी नाइस, ओके, फ्रीडम हो जाती है वो। ठीक है, क्योंकि ठीक वो है, ठीक है, थैंक यू, लॉक कर दिया। आगे नेक्स्ट प्लीज आ जाएं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत दमदार है, बोलिए। जी सर। सर मैं भी एक्चुअली काफी कंफ्यूज थी केस में। नाइट्रोजन थीम लग रहा था, ऑक्सीजन थीम लग रहा था और हाइड्रोजन का भी थीम लग रहा था।
फिर थोड़ा रूल आउट किया। पहले नाइट्रोजन का थीम जब लगा सर तो नाइट्रिक एसिड लगा, एसिड का थीम मुझे नहीं लगा, अनइक्वल स्ट्रगल कहीं भी नहीं लगा, मैंने रूल आउट कर दिया। फिर उस हिसाब से फॉस्फोरिक एसिड भी रूल आउट कर दिया। जबकि मुझे थोड़ा रोथरी का भी फील हो रहा था जब वो रिलेशनशिप की बात कर रही थी। उसके बाद सर जब मैंने ये पढ़ा, एक अलग तरह का खिंचाव फील हो रहा है, इधर भी नहीं हूँ उधर भी नहीं हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन थीम आता है सर, डू आई एग्जिस्ट और नॉट, ये वाला फील मेरे दिमाग में आया। फिर लोनली फील हो रहा था, कोई भी नहीं चाहिए, ये जो लेटर वाला स्टेट है हाइड्रोजन का वो लग रहा था। ब्रेन में लगता है कि फूट जाएगा, इतना गर्म होता है। यहाँ पे गर्म वर्ड यूज कर रही है वो, जो हमको मालूम है ओरिजिनल सोर्स जो है हाइड्रोजन का वो है सन। तो उस हिसाब से मैंने को रिलेट किया सर, और मुझे ये हाइड्रोजन तक लगा। और मैंने फिर रेपर्टोरियल भी थोड़ा देखा, और मैंने उस हिसाब से रूब्रिक्स भी मुझे लगे। मैं रूब्रिक्स पढ़ू सर? जैसे मैंने एनालाइज किया सर मैं वैसे आपको बताती हूँ। मैं बहुत हेल्पलेस महसूस करती हूँ, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, आई एम नॉट एनीवेयर, ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कि नहीं। डिल्यूजन सेपरेटेड बॉडी सोल, बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम, किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है। फोरसेकन फीलिंग, बिलोड बाय हिज पेरेंट्स वाइफ फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग, ऐसा लगता है लाइफ एंड कर दूं। सुसाइडल डिस्पोजिशन थॉट्स। एक पॉइंट पे वो बोली कि सब मर गए तो चलेगा, इंडिफरेंस, डेड टू हिम एवरीथिंग सीम्स, भाग जाओ यहाँ से, एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे फ्रॉम, कितनी कड़वाहट है पूरी पेशेंट में, रिजेंटमेंट। उसके बाद अकेलापन, डिल्यूजन अलोन बीइंग, वर्ल्ड अलोन इन द, फैमिली से नहीं चाहिए उसको, उसको बच्चे भी नहीं चाहिए ये स्टेट पे, स्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम हिज। एक पॉइंट पे उसका एम्बिशन कितना दिखा कि इसीलिए तो वो घर से बाहर निकल गई, वहां पे भी उसने रन किया, बाहर आई उसने एम्बिशन पूरा किया, एम्बिशन इंक्रीज। और लास्ट में आपने जैसे को रिलेट किया विथ ड्रीम्स, ड्रीम्स मर्डर, ड्रीम्स एक्सक्रीमेंट्स। फ्रॉम ऑल दिस आई केम टू हाइड्रोजन एंड आई रियली होप कि ये हाइड्रोजन रहनी चाहिए रेमेडी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। दिल गार्डन गार्डन हो गया, मेरा नहीं मेरे गुरु का। अले जी आगे बताएं प्लीज, और किसी को कुछ शेयर करना हो तो, क्योंकि झलक रहा है प्रिस्क्रिप्शन। हेलो सर, मैं बोलना चाहूँगी। एक्चुअली केस अभी पढ़ी हूँ, तो ये बात तो है कि उसका एक आइडियलिज्म से शुरुआत है। उसको चाइल्डहुड अच्छा नहीं मिला, जहाँ वो बहुत सी चीज़ें अपनी करना चाहती थी, पर उसका एक आइडियलिज्म था। और जैसे वो कॉलेज में आई, ये बंदा उससे मिला, तो लाइक उसको लगा कि लाइक एवरीथिंग ब्यूटीफुल, और वो एक अलग पूरा उसका सिनेरियो अलग था। पर क्योंकि वो दोनों की कॉन्फ्लिक्ट थी, उसने डेयर भी करी एक्चुअली मैरिज करने के लिए। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि थोड़ा एनिमल ग्रुप की हो सकती है रेमेडी। फिर उसके बाद उसने दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अभी उसको ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। जब तक नहीं थी तब तक कि वो डोमेस्टिक वायलेंस सहन कर रही थी, क्योंकि उसके पास बैक वे नहीं था पेरेंट्स के पास जाने का, उसके पास फ्रंट वे ही था, और वो उसको ट्रैप्ड लग रहा था, क्योंकि वहाँ उसको अपने जैसा आइडियलिज्म कुछ नहीं दिख रहा था। अब उसको पूरी प्रैक्टिकल दुनिया दिख रही थी जो उसने सोची थी उसके उसमें। तो लाइक नाउ शी वांट्स टू रन अवे। अब वो चाहती है इन सब चीज़ से मैं एज यूजुअल एक जो रिस्पॉन्स होता है कि भाई एस्केप और रन अवे का, कि भाई मैं यहाँ से अब भाग जाऊँ और इसके लिए कुछ मसला ढूंढूं, तो लाइक इसलिए वो पैनिक अटैक्स में जा रही है और वो सब उसके साथ इश्यूज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली गौतम दवे सर और मैम ने जो बोला हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट का, इसमें बहुत कुछ है। हाइड्रोजन का कि मैं गायब हो जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, आई एम टोटली निग्लेक्टेड, ये पूरा हाइड, लेकिन प्योर नहीं है वो, प्योर हाइड्रोजन तो नहीं है, उसमें कॉम्बिनेशन है। क्योंकि उसके अंदर बिटरनेस है, शी इज गिविंग बैक इवन, स्ट्रगल भी की उसने, शी इज डूइंग अ गुड जॉब, उसको अर्निंग है। हाइड्रोजन शायद इतना ना करे। और फिर उसने इंडिपेंडेंटली अब हस्बैंड के भी बोलती है, वो एक तो वो उसको 10 जवाब देती है। तो एनिमल थीम डेफिनेटली है सर, ऐसा लग रहा है, बिकॉज उसने सपने में भी यही देख रही है कि शी इज किलिंग, ब्रूटली किलिंग, किलिंग भी ऐसा नहीं है, ब्रूटली किलिंग है। तो डेफिनेटली एनिमल थीम है। मेडिसिन तक तो नहीं बोलूंगी,
बिकॉज ड्रीम्स के बारे में भी आप जान लें। ड्रीम्स में मैंने देखो शशि सर हमें अक्सर ये सिखाते थे, उन्होंने सिखाया है और अभी भी सिखा रहे हैं कि ड्रीम्स भले आपको कुछ भी दिखे, हो सकता है कि हम बायस हो, मैं भी हुआ था, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। सर हमेशा कहते हैं कि आपको ड्रीम्स हुआ है, अगर हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं फंस रहे हैं तो पेशेंट से ये पूछे कि ड्रीम्स के अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस किया, वो ड्रीम्स के अंदर आपको क्या महसूस हुआ, वो पल को याद या तो अभी करो, या तो फिर तब जब आपको ड्रीम सपना हुआ था, सपने के अंदर आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, या तो फिर आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे थे तब आपने क्या सुबह सुबह एक्सपीरियंस किया था अपनी हालत के बारे में। तो वहां पर हमको वहां से शेड्स दिखते हैं कि हमको किस मेडिसिन की तरफ पेशेंट बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पूछा कि भाई आपको जब आपने पत्थर उठा के मार दिया, मर्डर किया, पुलिस आई, आप कहीं भागे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं गलत नहीं हूं। ये उनकी बात थी जो मुझे वहां का एक्सपीरियंस मिला कि मैं प्रूव करना चाह रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने भले मर्डर किया बट मैं गलत नहीं हूँ। तो ठीक है, आपने सोचा, बढ़िया सोचा। तो आप एनिमल किंगडम की तरफ है फिलहाल, तो आपकी रेमेडी कौन सी बनती है? वही बता रही हूँ सर कि मैं एक्चुअली चेक कर रही थी, मेरी रेमेडी पक्की नहीं हो रही है, पर मुझे एनिमल किंगडम का फील आया है। एनिमल में किस तरफ जा रही है आप? मैमल्स है, स्नेक्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, स्पाइडर्स है, क्या है? बर्ड की तरफ बोलूंगी सर। ओके, क्योंकि लैक वाली थीम तो डेफिनेटली नहीं है, मोलस्क भी नहीं है, उसके अंदर है डेयरिंग, मोलस्क से ज्यादा वर्ल्ड है वो, और ओके जी, स्नेक नहीं है, हाइडिंग नहीं है, एस्केपिंग है। चलेगा। नेक्स्ट प्लीज, या फिर डिस्क्लोज, किसी कुछ बात करनी है? डिस्क्लोज करते हैं। काफी हद तक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ है इस केस को लेकर, और रेमेडी सही कही आप लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशन देवेश सर भाई। वाह। और काफी हद तक आपने कोशिश की। लिशा मैम आप तो पूरी सही थी, 100% सही थी। एक्चुअली हम पेड ग्रुप में भी इस केस को डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो लिशा मैम ने भी क्रैक किया था इस केस को वहां पर, उन्होंने भी। लेकिन कंफ्यूजन जहां होते हैं, हमेशा शशि सर ये कहते हैं कि जब भी एनालिसिस होता है, अगर कोई एक पुख्ता एनालिसिस पे ना हो तो वहां पर घुमाने का सिलसिला जारी रहता है। तो उस हिसाब से सर आपने वापस कंफ्यूज किया, मतलब मुझे सर। कोई बात नहीं सर, ऐसे ही सीखने वाली हूँ, कोई बात नहीं। मतलब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात पे कितने कायम रहते हैं। अगर हम सामने वाला घुमाता है तो आप कितना घूमना पसंद करते हैं, या किस तरह घूमते हैं, कि आप एनालिसिस में कितने कायम के मैंने ये सोचा तो यही रहेगा और यही है, बस चाहे मेरा गलत हो जाए, आप चाहे इसके आगे कितने भी इंफॉर्मेशन दे दो, मैंने जो सोचा है, सोची हूँ, वो कायम रहेगा। इस मतलब ये हम सोच देना चाहते हैं कि भाई आप जिस रास्ते पे हो ना, उसी पे अटल रहो। अगर वहां से ज्यादा मिस्टेक्स आपकी होती है तो आप डेफिनेटली सुधार लोगे उसमें, ऐसा है ना। तो काफी हद तक सर एक नया चीज अभी सीखने जो मिली, शायद आप तो ज्यादा वो पहले कर लिए होंगे टेबल वगैरह, तो आपको पता रहेगा कि ये जो लिशा मैडम ने बोला ना, इसमें इतनी बड़ी सीख अब मिल गई कि अगर वो हाइड्रोजन होता तो वो नोबेल का नोबेल ही रहता था, लेकिन वही हाइड्रोजन जब भी किसी को एसिड बनाता है तभी वो मार के भी नहीं माफ करने की वगैरह सब बात होती है। मतलब थोड़ा सा बर्ड आई व्यू ऊपर लेके जाके देखे तो ऐसा हो सकता है कि गैस ही रहेगा, सही, लेकिन जब भी वो किसके साथ मिल जाता है तभी वो फिर बदल जाता है। हाँ, हाइड्रोजन एक्चुअली नोबल में नहीं है, नोबल वाले लोग अलग नोबल नहीं, मतलब गैस सिर्फ गैस रहता है। नोबल इन द सेंस, नॉट इन द लिटरल टर्म, 18 कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब गैस अकेला रहता है तो वो अच्छा रहता है। किसी में मिश्रित हो गया तो फिर वो एसिड में थॉट्स बदल जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो बात पूछी थी पेशेंट को कि भाई आप अभी उनके बारे में क्या सोचते हैं, तब मैंने ये भी सवाल किया था, मुझे भी ये कंफर्म करना था कि हाइड्रोजन है क्या नहीं है। मैंने ये पूछा था कि आप इंसानियत के बारे में क्या सोचते हैं, इंसानियत से आपको। तो वहां हाइड्रोजन होता ना तो वो ये सारी मारने तोड़ने की बात करता नहीं है, उसमें लव एक्सल्टेड ह्यूमैनिटी फॉर है। अगर सिंपल है ना तो इतनी मारकाट की बात आती नहीं है। वो उसका कॉन्फ्लिक्ट है हायरली कॉन्शियसनेस और वर्ल्ड एग्जिस्टेंस के बीच में है कि मैं किस तरह स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊं।
हाइड्रोजन इसकी सोचता है, हाइड्रोजन में भी Correct. सुसाइडल थॉट्स हैं, सारी चीजें हैं, बीइंग गैस, वो ऊपर रहना चाहता है, फ्लोट करना चाहता है, वो फ्रीडम, वो जो क्वालिटीज है ना, वो कॉलम 1 की वजह से आ रही थी। अब मैं एनालिसिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, बाद में अगर किसी का कुछ डाउट हो तो क्लियर करेंगे कि हाइड्रोजन अभी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इस केस को देखा जाए तो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई है नहीं। मैंने चैट के जरिए एक सवाल भी पूछा था कि आपको लव सिक नहीं लगा, और मैंने एक छोटी सी कमली वाली सॉन्ग की क्लिप भेजी थी कि जब वो हेल्थियर स्टेट में होते हैं ये बंदे, तो लव सिक मतलब किस तरह एंजॉय करते हैं लव को, वो पार्ट को किस तरह एंजॉय करते हैं। और एंजॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रिकम ऑल्सो, मतलब जहां पर एंजॉयमेंट खत्म होती है, या तो वो ऐसा लाइफ में देखते हैं कि मुझे अब एंजॉय करने का मौका नहीं मिल रहा है, एंजॉयमेंट खत्म होने जा रहा है, खत्म हो रहा है, वहां से नाइट्रोजन की नाइट्रिक जो टोटल नाइट्रिकम्स जितने भी हैं उनकी बीमारियां वहां से शुरू होती है। जब तक वो हेल्थियर स्टेट में है, जब तक वो अच्छे हैं, तब तक उनको ये बीमारियां नहीं शुरू होती है। जहां पर उनकी एंजॉयमेंट खत्म हुई, वहां पर उनकी बीमारियां शुरू होती है। तो कॉलम 1 की हमने थीम ये देखे कि मैं अकेली हूँ, मुझे मतलब कोई नहीं है, मैं अंदर खिंचाव जो महसूस करती हूँ, ये ड्रग पॉइंट का खास सिम्टम है हाइड्रोजन का, कि मतलब पुल डाउन सेंसेशन, वो ऐसा फील करते हैं कि कोई मुझे चीज खींच रही है, कि मैं वहां से नीचे गिर रहा हूँ, या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है। उन्होंने बोला कि आई एम नॉट स्टेबली मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो मैं ठहराव चाहती हूँ। अभी कॉलम 1 अगर हम मिनरल का भी लें, या कॉलम 1 हम प्लांट का भी लें, ये सारे लोगों में आपको सेंसेशन पे अब जब बात आएगी, हम अगर उनको पूछेंगे कि आपको इस चीज का, इस सिचुएशंस का एक्सपीरियंस क्या महसूस करते हैं, तो ये लोग ऐसा इशारा करेंगे, हैंड गेस्चर्स करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम मुझे लगता है कि कहीं तो डॉक्टर, कहीं तो ये रुक जाए ना, कहीं तो स्टेबल हो जाए, मतलब इस तरह बात करेंगे कि रुकना, मतलब जिस तरह हम हैंड गेस्चर्स करते हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि मैं जमीन पे आऊं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पैरों तले जमीन नहीं है, मुझे ठहराव नहीं है। ये सारे कॉलम 1 का थीम होता है, चाहे फिर वो नक्स मोस्टाटा हो, कॉलम 1 में जो प्लांट में जो मेडिसिन है, इवन कॉकुलस है, ओपीएम है, मतलब उनको सब समझ में आता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, लेकिन इसमें ठहराव नहीं है। और फिर वो बाउंड्री बनाना शुरू कर दे अपने इर्द गिर्द। वो बाउंड्री किस तरह होती है, कोई एडिक्शन की बाउंड्री लेता है, कोई लव की बाउंड्रीज लेता है, कोई सेक्स और अडल्ट्री में चला जाता है, वहां की उसको बाउंड्री मिलती है। मतलब उसको ढांप लेना है अपने आप को, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, कि वो बहुत वोलाटाइल है, बह सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसके इमोशंस इतने तेज होते हैं कि वो बहने लगता है। तो उसको लाइफ में क्या चाहिए, ठहराव चाहिए। अब ठहराव के लिए इंसान क्या करता है, किसी से प्यार करता है, कोई इंसान क्या करता है, किसी का एडिक्शन का सहारा लेता है, कोई क्या करता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ ये करता है, तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इस वे से सेटल हो जाए। ये है कॉलम 1 के थीम। अगर हम कॉलम 1 के थीम जाने तो हमको बहुत सारी मेडिसिन क्लियर हो जाएगी, इवन हाइड्रोजन भी क्लियर हो जाएगा, उसके नीचे नेट्रम, काली, सीजियम, ये सारे ड्रग जो हम कभी नहीं देखते, इस अंदाज में नहीं सोचते कि ये इतने बेचैन क्यों है, नेट्रम इतना बेचैन क्यों है, काली इतना बेचैन क्यों है, नेट्रम को हमेशा क्यों लगी पड़ी है कि मुझे इश्क और प्यार या रॉन्ग पर्सन का सहारा मिले। तो वहां पर वो ठहराव नहीं है उन लोगों को, इसलिए ऐसा होता है। और प्लांट में भी यही सेंसेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैंने ये पेशेंट को स्पॉन्जिया भी सोचा था, स्पॉन्जिया भी कॉलम 1 में ही है। अगर एनिमल चार्ट ओपन करके देख लें आप, तो एनिमल के थीम्स के हिसाब से जाए तो, क्योंकि वो बोल रही थी ना, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि जो जमा हुआ है ये क्या है, ये अंदर जम जाता है मतलब क्या, मतलब वो स्पॉन्जिया का सेंसेशन है ना, कि वो एक बहुत सारी चीजें जमा होती है, फिर एक्यूमुलेशन होता है, फिर वो निकल जाती है, ऐसा कुछ है क्या, मैं देखने जा रहा था कि इस क्वालिटी का कुछ मुझे थीम मिलता है क्या वहां पर, या तो पेशेंट कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है क्या। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया था कि मैंने इनको स्पॉन्जिया भी दिया है, मैंने नेट्रोमोर कई बार दिया है, मैंने बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल किया है, तो मैं क्या दूं। तो मुझे लगा कि मैंने पूछा कि आपके पास हाइड्रोजन है। मैं पहले सोचा था कि कैम्फोरा या तो फिर नक्स मोस्टाटा ऐसी ड्रग रेमेडी में से कुछ दूं, क्योंकि बहुत ही बिल्डर्ड, कंफ्यूज, एब्सेंट माइंडेड, ऐसा ऐसा वाला था हिसाब किताब, रुक जाना, बोलते बोलते बात करते करते। तो मैं ऐसा लगता था मुझे कि ये कंफ्यूज है, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है, हो सकता है इस तरह की मेडिसिन कॉलम 1 की ही ट्राई कर रहा था मैं, तो क्या मैं सोचूं।
तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने स्पॉन्जिया वगैरह का इस्तेमाल किया है? तो उन्होंने कहा कि स्पॉन्जिया दिया, नेट्रोमोर दिया, बहुत सारी मेडिसिन दी है मैंने। तो मैंने पूछा कि आपके पास हाइड्रोजन है क्या? तो उन्होंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन पॉजिट्रोनियम है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है तो वो इस्तेमाल करके देख लो। तो पहली मेडिसिन यहाँ पर पॉजिट्रोनियम गई थी, तो उससे कुछ आराम नहीं हुआ। तो उसके बाद केस डिटेल में हुई, तो उसके बाद मुझे बर्ड का थीम ज्यादा प्रोमिनेंट लगा। तब मैंने पैक्सर डोमेस्टिका जो स्पैरो होती है उसको दिया उनको। मैं बोला ये ट्राई कर लो आप, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये हाइड्रोजन है या बर्ड है, एनिमल क्वालिटीज लग रही है। वो जो नोचता है, उन्होंने गेस्चर किया था कि किसी को रेप करना, नोच के खाना, वो डिल्यूजन रेप, जो ड्रीम्स ऑफ द रेप बीइंग है, वो वाले सारे रिपोर्टाइज किया था। ये सारे रिपोर्टाइज करने के बाद आ रही थी पेसर डोमेस्टिका मेरे पास, और वो ड्रीम्स ऑफ टॉयलेट जो एक्सक्रीमेंट्स होते हैं वो उसको भी थोड़ा सा किया था। अब्यूज इतनी है, बर्ड है लेकिन इतनी उड़ने वाली नहीं है। शशि सर कहते हैं कि हमेशा की ईगल वाले लोग होते हैं, फैल्कन होते हैं, वो इतना जुल्म नहीं सहेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा पर्चिंग बर्ड के बारे में सोचा था। तो उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि जिसने अभी लाइसिनम बोला, किसी ने सेपिया बोला, तो ऐसी क्वालिटीज की जो रेमेडीज होती हैं इसके लिए हम सोच सकते हैं पेसर डोमेस्टिका के लिए। तो ये सोच के हिसाब से दिया, लेकिन 1-1.5 महीना मुझे नहीं लगा। और मैं थोड़ा सा जैसा हमारा दिल नाखुश होता है ना यार, पता नहीं है, चलो यार, तो इस हिसाब से था। था भी कि भाई काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिल में लग रहा था कि वो टारगेट पे हिट नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद जब ये सिम्टम्स नजर आए एसिडिटी वाला, कि मेरे अंदर ऐसा गले में फंस जाता है, मैं वो रोकने की मतलब निकालने की कोशिश करती हूँ तो निकलता नहीं है। ये जो है कोशिश करती हूँ कि पानी पीती हूँ निकल जाए यार, किस तरह से तो निकल जाए, वो फंसा हुआ है, वो जकड़ा हुआ है। अभी हम डिल्यूजन सीज वगैरह में लेके फंस सकते हैं। तो इस हिसाब से वहां पर नाइट्रोजन के थीम मुझे मिले थे कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। वो वाला थीम था जिस तरह आप लोगों ने सही पकड़ा कि हाइड्रोजन वाले थीम थे, तो इस हिसाब से मैंने वो हाइड्रोजन के वहां से थीम लिया था। और नाइट्रिकम का आपको मैंने बताया कि एंजॉयमेंट चाहिए रहती है नाइट्रिकम को लाइफ में, कि जहां पर उसकी एंजॉयमेंट खत्म हुई। जब शादी से पहले सब कुछ ठीक था, या शादी के इवन बाद बच्चे होने तक भी सब कुछ ठीक था। जैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया। तो इस तरह इस के बारे में पहुंचा था मैं। तो हम पढ़ लेते हैं, अगर टाइम की किल्लत ना हो तो। चलो आधा घंटा है। सर आपने एसिड थीम का कैसे पकड़ा सर? एसिड एसिड तो हाइड्रोजन का ही कहलाएगा ना पार्ट। हाइड्रोजन के कॉलम उनके थीम है ना। नाइट्रिकम इधर से मिला, इधर से नाइट्रिकम आया, उधर से हाइड्रोजन की थीम आए, दोनों को मिलाएंगे तो एसिड बन जाएगा। आसान है। सर वो, हाँ वो बराबर है सर, पर इसमें इस केस में अनइक्वल स्ट्रगल वाला नहीं नजर आया ना एस्पेक्ट सर। अरे कहा कितने साल से, 10 साल से कौन बर्दाश्त करेगा बताओ मुझे। आप बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इसको लाइसिन दो मुझे, मतलब आप लोग चैट के जरिए बता रहे हैं मुझे डॉक्टर यार लाइसिन दे दे इसको। क्या दे रहे तू, क्या बता रहे हैं हमको? लाइसिन हम किसको देते हैं? पहला रूब्रिक हमारा क्या आता है? डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, यही ना। टॉर्मेंटर में इंसान क्या करेगा? स्ट्रगल नहीं होता उसको, लाइसिन को सेपिया को स्ट्रगल नहीं होता। दिस इज अनइक्वल स्ट्रगल। अब तो कर रही है ना लाइफ को। कौन खत्म, लाइफ को खत्म तो वही करेगा ना स्ट्रगल कर रहा है। सर मर्डर टू सुसाइड को भी अनइक्वल ले सकते हैं ना, दोनों अनइक्वल ही हो गया ना। एक बाजू मर्डर, एक बाजू सुसाइड, एक बाजू मर्डर, एक बाजू सुसाइड। चले अभी वक्त कम है, हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लें इसके बारे में जो मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। बचे कुछ आपके सवाल अगर वक्त रहा तो देख लेंगे। क्यों लॉक हो गया भैया? यस, आ गए हम थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन के पास। आपको नजर आ रही है स्लाइड? हेलो। यस जी, जो नाइट्रिक फुल बड़ा हो गया, फुल बड़ा हो गया। ठीक है। बड़ा नहीं नजर आ रहा है? ठीक आ रहा है, बड़ा है। ओके। थीम्स ऑफ
लिखते क्या है शॉर्टन सर नाइट्रिकम्स के बारे में? out of all the nitricums we only really known about argentum nitricum and nitric acid reasonably well. The common traits of these two remedies are not very clear except that they are both extroverted, lively, with a capacity to fully enjoy life. देखो ये है nitricums के theme. This aspect has been particularly emphasized by the Morrison. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट में लिखा है we are more familiar with the revengeful side of nitric acid, but this only happens at a much later stage when nitric acid can't enjoy life any longer. जो आप लोग बोल रहे थे ना मारेगा तोड़ेगा, enjoyment क्या बात है nitricum के बारे में? We can find this aspect of the nitricums in agriculture too. The main component of artificial fertilizer is nitrate. And it makes the crops grow more abundantly. किसी ने कहा था ना नर्सिंग टू ये वाला कर्सिंग वाला जो चैट में लिखा था. Enjoying life has many meanings for the nitricums. In the first place, there is a great desire for general happiness. But more concretely, this felt in a strong need for love. इसलिए मैंने कहा कि भाई आपको ऐसा लगता है कि ये लव सिक नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन पड़ा है लव सिक में. In this respect, they resemble the sulfuricums, with whom they also share a common desire to look beautiful. But in addition, the nitricums have a strong sexual desire too, as well as desire for money. This desire for enjoyment is the central theme of the nitricums, symbolized by a desire for fat, the richness of life. इसलिए कहा जाता है कि nitricums जो personality होती है उनके अंदर बहुत fats भी होती है उनकी बॉडी में. As long as they can enjoy life, everything is fine. But once the possibilities for the enjoyment are beginning to lack, life becomes difficult for them. They become discontented and consequently irritable and even aggressive. The fear of disease is a typical and central expression of this theme. Is if they are ill, the possibilities for enjoyment become greatly restricted. यहाँ पर भी थीम आता है कि मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है बीमारी, मैं जकड़ रहा है मेरे गले में कुछ ना कुछ. अभी ये नाइट्रिक का ही पार्ट है. डिजायर फॉर स्पेस, फॉर एक्सपांशन, फॉर गोइंग आउट. दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. दे नीड स्पेस, मूव इन अ लिटरल एंड इन अ मेटाफोरिकल सेंस ऑल्सो. The fear of narrow spaces is a clear expression of this. This is such a strong characteristic that we may even use it as a confirmative symptom for the nitricums. ऐसी जगहें जहां होती हैं वहां पे दम घुटना शुरू होता है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, लिफ्ट है, कहीं प्लेन में जा रहे हैं, फ्लाइट के अंदर है, तो उनको ऐसा महसूस होता है. दे हैव अ फियर ऑफ नैरो स्पेस सच एज लिफ्ट्स, प्लेन्स वगैरह. Although this is a well-known symptom of the argentum nitricum, it is common to all the nitricums. The term space has a special importance to them. They need space. मुझे अपने तरीके से जीने दो, अपने तरीके से काम करने दो. They want to go out. Going out is another typical term. जो 12th के बाद वो आई थी ना कि बस मुझे जाना था बाहर, बहाना तो था पढ़ाई करने का, लेकिन मुझे इस फैमिली में नहीं रहना था. It represents two things. Wanting space, अपनी जिंदगी, freedom, जिस वजह से मैं फंस गया था बर्ड की तरफ जाकर, and wanting to enjoy life. अभी congestion कैसा होता है? Related to this theme is also congestive trait of the nitricums. In many of the complaints we find the theme of redness, swelling and heat. जो बता रही थी कि मैं ऐसा लगता है कि बहुत गर्म होता है, ऐसा लगता है कि फूट जाएगा. We find the same in the headaches of, for instance, glonine and again in amyl nitricum. कि इनमें भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है उनको कि मेरा सर फूट जाएगा. Yes. Because of this congestion, the containment in too narrow a space, we also get a tendency towards explosion. जितना आप दबाते रहोगे, क्या बोला उन्होंने कि ऐसा लगता है कि वो ज्वालामुखी, ऐसा लगता है कि वोल्केनो आएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा. इस हिसाब से उनका एक्सप्रेशन वहां पे एक्सपीरियंस था. अब हम नाइट्रिकम एसिडम के बारे में पढ़ते हैं. नाइट्रिकम एसिडम इज वेरी वेल नोन रेमेडी, ऐसा लिखते हैं नयन शोल्टर अपनी किताब में. उन्होंने कंसेप्ट बनाए हैं कि एसिडम के थीम क्या होंगे और नाइट्रिकम के थीम क्या होंगे. तो उसमें उन्होंने बताया कि एसिडम इस तरह पहचाने जाएंगे. एसिडम किस तरह पहचाने जाएंगे कि एग्जॉशन, जिस तरह मैम पूछ रही थी कि ये अनइक्वल स्ट्रगल कहा था, तो लाइफ में अभी तक चलते वही आ रहा था पेशेंट के कि वो रिश्ते में अपने आप को रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ता संभालने के लिए, बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रही है या कर चुकी थी इतने साल तक, वही था कि अनइक्वल स्ट्रगल चल रहा था और उसके वजह से वो एग्जॉशन आ रहा था.
और उसकी वजह से वो चीफ कंप्लेंट्स में भी दिख रहा था कि मैं सोना चाहती हूँ लेकिन सो नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये बढ़ न जाए। ये जो कहीं बढ़ न जाए वाला ये था ना, वो नाइट्रिकम का पार्ट है। हम डिल्यूजन इन लार्ज में देखेंगे तो नाइट्रिकम वहां पे मौजूद है। कहीं हम ये बात को लेकर फंस न जाए कि ओपीएम तो नहीं है, कि वो फियर एक्स्ट्रावैगेंस की बात कर रहा है। कभी कभी हमको ऐसा होता है कि हम कोई पेशेंट ऐसा बढ़ने की बात करता है कि डॉक्टर साहब कोई बीमारी बढ़ न जाए, तो हम फंस जाते हैं वहां पर ओपीएम के बारे में सोच के। तो इस तरह से एसिडम के थीम दिए हैं। जिस तरह एसिडम होते हैं, एग्जॉशन है, आपत्ति है, एक्टिव है, हरीड है, बहुत लाइवली लगते हैं। बात करते तो ऐसा लगेंगे यार ये स्नेक रेमेडी तो नहीं, इतने लाइवली बात करते हैं। बहुत फ्रेश भी रहते हैं, एक्सट्रोवर्टेड है, एग्रेशन भी बहुत ज्यादा रहता है उनके अंदर, और डिजायर फॉर यूनिटी, यूनिफिकेशन का थीम बहुत जबरदस्त है। इसलिए इनके अंदर ये थीम आया है कि सारी दुनिया एक जैसी बने, सारे दुनिया के लोग एक जैसे बने, सारे दुनिया के लोग एक जुट में रहे। इसी वजह से वो लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव एक्साल्टेड में भी हाइड्रोजन का पार्ट है। हाइड्रोजन की वजह से इसे थीम्स इसमें आते हैं। नाइट्रिकम के थीम्स में जैसा भी था उसी तरह लिखा है कि एंजॉयमेंट है, नीड फॉर स्पेस है, एक्सपांशन है, गोइंग आउट, कंजेशन, एक्सप्लोजन, टेंशन एंड रिलैक्सेशन। तो ग्रुप एनालिसिस इस तरह बना। फ्रॉम द ग्रुप एनालिसिस वी गेट एट द एसेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द फीलिंग दैट दे हैव टू एग्जॉस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एंजॉयमेंट। खत्म हो गई मेरी जिंदगी की जितनी एंजॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज थी, जिस तरह मैं करने वाला था, सारे मेरे एंजॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज अब खत्म हुई हैं। और फीलिंग दैट ऑल पॉसिबिलिटीज हैव ऑलरेडी, मैं जितना कर सकता था उतना कर दिया, अब मैंने कुछ नहीं कर सकता। और पहली फुर्सत में हमको क्या लगता है कि नाइट्रिक एसिड के बारे में कि that of the unforgiving resentful person who goes through all sort of court cases in order to prove that he is right। अब यहाँ पे देखे, ये मतलब ऐसा ना लगे आप लोगों को कि यार ये आपने थीम के हिसाब से तो नहीं बात ली। पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया है, जब उसने पत्थर उठा के मार दिया, उसका सर फोड़ दिया, तब आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ? तो उसने ये कहा कि मैं ये प्रूव, मैं वहां से भागी नहीं, पुलिस आई तब भी मैं वहां से भागी नहीं, मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं राइट हूं। द पर्सन हु नेवर फॉरगिव्स अ रॉन्ग, हु कंसिडर्स एनीवन हु इज नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग हिम टू बी हिम इनिमी। जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा मेरी जिंदगी में, वो बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा। इस हिसाब से भी यहाँ पर ग्रुप एनालिसिस बनता है। शाल्टन कहते हैं कि इन प्रैक्टिस हाउएवर दिस पिक्चर हैज प्रूव्ड टू बी अ लिटिल वन साइडेड, इन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ लैटरल स्टेट ऑफ नाइट्रिक एसिड सिचुएशन। बहुत लास्ट में आता है ये जो फाइटिंग वाला है। अगर मतलब दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हम बोलते हैं कि मार काट खाएगा, मार देगा, जो मोहब्बत करेगा तो इतनी करेगा कि हिसाब नहीं, और नफरत करेगा तो इतनी करेगा कि हिसाब नहीं। This is the stage at which they feel that all the possibilities for enjoying life have been exhausted, that these chances have been taken away from them. This makes them feel resentful towards the person who has in their eyes being the cause of this। इसलिए उन्होंने लास्ट में मैंने एक सवाल किया था, आपने पढ़ा भी होगा, आपको शायद याद भी आएगा, कि मैंने पूछा कि उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि रिसेंटफुल टूवर्ड्स द पर्सन हु हैज इन देयर आईज, कि इनकी वजह से मुझे आज ही नौबत आई, अगर ये नहीं ऐसा करते तो आज मेरी हालत ये ना होती। बट दे कीप फाइटिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटीज, दे डोंट गिव अप। मैंने अभी मतलब मैं अब गिविंग बैक करती हूँ, मैंने अभी छोड़ दिया है ये सब करना। इन द अर्लियर स्टेज हाउएवर दे डोंट हैव दिस रिसेंटफुल साइड yet, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर एंजॉयमेंट आर स्टिल देयर। बट even here we already see a fighting spirit, a striving to get everything out of life that they possibly can। They can be very jolly people who enjoy sharing the good things of life with others। तो इस तरह से हमको नाइट्रिक एसिड के बारे में बातें बताई गई। अब आगे का पार्ट जो है, वितुल कौर सर लिखते हैं कि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट इस तरह होते हैं कि लोग उनको पेस्ट की तरह बात करते हैं, कि जैसे कि मान लो ये पेस्ट है, मतलब इतना ही इरिटेटिंग कैरेक्टर होता है। और वो ये कहते हैं कि ये हमेशा दे आर नेवर प्लीज इवन अंडर द मोस्ट जॉयफुल सर्कमस्टेंसेस, ये कभी खुश होने वाले बंदे ही नहीं है, ये कहना है वितुल कौर सर का। तो इस
चलो, तो इस तरह से एक थीमेटिक प्रेजेंटेशन के साथ आपको बता दिया, और विकल्पोत्सव की भी थोड़ी सी, लास्ट स्लाइड सर, लास्ट स्लाइड विठल को उसकी पढ़ने के लिए। हाँ वो मैं ग्रुप में पूरा डाल दूंगा, जितना मटेरियल है ना पूरा डाल दूंगा, क्योंकि उसके आगे और लंबी चौड़ी कहानी, एक दास्तान है लिखी हुई, वो आप लोग सब एज ए होमवर्क पढ़ लेना। और आपको अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो इसके लिए, और मैंने वक्त बचा के रखा हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना है इसके ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं, कुछ कहना है कह सकते हैं। बहुत बढ़िया केस सर जी, मस्त एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया। सर मेरे को भी लैक्टिक एसिड की फील आई थी, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आई थिंक को थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है समझने की। थैंक यू सर। 3 वर्ड में 2 वर्ड में भी आप लिखते तो खुशी होती हमारे मेंटर्स को। कोई बात नहीं, नेक्स्ट केस आएंगे। हिम्मत करूंगी तो हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप जैसा कि अभी आप सबको पता है क्या पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हम 2 महीने से, अप्रैल से अनिमन साहब के बर्थडे के दिन से हम एक पीरियोडिक टेबल का कोर्स शुरू किए हैं, और उसमें से भी हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने काफी अच्छे अंदाज में अपने केस को पहचाना, इस केस को क्रैक किया, वहां तक पहुंच चुके हैं। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर अपने व्यूज रखे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आपको जब भी मौका मिले सीखने का, आगे बढ़ने का, तो नई नई बातों के बारे में, नई नई थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आप सोचते रहें, सीखते रहें। इस ख्याल में ना पड़ें कि अब तक चल रहा था सब कुछ सही है, अब तक हम कर रहे थे सब कुछ ठीक था, 10-15 मिनट की बात होती है, क्यों इतना लंबा केस लेते हो, क्यों इतना मतलब जरूरत है, इस चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं तो ये कहूंगा, जब बातें रुकती है तो पड़ती है जरूरत। किसी की जिंदगी का सवाल होता है, जिस तरह पेशेंट के भी बहुत सारे ख्याल मरने के मारने के थे। अगर हम छोटी सी कोशिश करें वहां तक पहुंचे, है तो पॉलीक्रेस्ट ही दवा नाइट्रिक एसिड, लेकिन समझने का तरीका थोड़ा अलग था। इस अंदाज में भी सीख सकते हैं, ऐसा मुझे कहना, यही मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि हमारा थोड़ा सा सीखा हुआ किसी की लाइफ बचाने में कामयाब हो, किसी के रिश्ते बच जाए हमारी कोशिशों से, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगा इस सीखने का। और एक केस में मेरे मास्टर्स, मेरे शशि सर, सैनी सर, इनके लिए अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सिखाया, और जिनके वजह से मैं आपके सामने इतने काबिलियत के साथ बोलने में भी बोल पा रहा हूँ। थैंक यू शशि सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, और थैंक यू सैनी सर जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। और उन सब लोगों का भी मैं थैंक्स अदा करूंगा जो इसके बाद देखेंगे और इससे फायदा उठाएंगे और लोगों को फायदा देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ बोलूं? ब्लेस यू सर। सर मैं बोलूं कुछ? आप बोलिए बोलिए। हाँ, आप तो नहीं वो बोलेंगे जो तो तकलीफ है। हम जो सीख रहे हैं, अगर हम ये सीखे नहीं होते आपके ग्रुप में, शशि सर से, सैनी सर से या आपसे, तो हम फाल्कन या दूसरी रेमेडी लेते। तो नाइट्रिक एसिड का जो थीम आप लोगों ने सिखाया, तो वो मगजने से गया। जैसे ही केस में आगे बढ़ते गए तो नाइट्रोजन का थीम भी आया, हाइड्रोजन का आया, और हाइड्रोजन से वो बिटरनेस आई तो एसिड में चले गए, जो शशि सर ने बिल्कुल बढ़िया बताया था। और जो 2 फॉस्फोरिक एसिड के केस थे, उसे तो हम एसिड अब मीट ही नहीं कर सकते, एसिड तो तुरंत पकड़ लेंगे हम। एसिड बहुत ही बढ़िया सिखाया था। दैट वाज आई ओपनिंग टू ऑल आवर मेंबर्स। तो मजा आता है सर ये केस सुन के। अकेले रूब्रिक से भी कभी कभी ये थीम पकड़ते हैं तो मजा आता है काम करने का। थैंक यू आपके अनइक्वल स्ट्रगल। गुड इवनिंग सर। सर मैंने भी पूरा आपका एनालिसिस सुना, मैंने उस वाले ग्रुप में अपना एनालिसिस दिया भी, और जो आपके माइंड में आज ये आपने बताया कि इतनी सारी मेडिसिन आई, वो सारी मेरे दिमाग में चल। थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी बहुत हद तक करीब पहुंच गई थी, बट थोड़ा सा चूक गई, मैं अमोनियम में चली गई, अमोनियम सल्फाइड में।
कि उसमें जैसे हस्बैंड से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अमोनियम सल्फाइड में, तो अदरवाइज मैंने अगर अमोनियम ग्रुप ना चूज किया होता तो मेरा नाइट्रिक एसिड ही आ जाना था, क्योंकि मैंने जैसे अमोनियम चूज किया तो उसमें नाइट्रोजन भी एक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मैंने दिया था अपना एनालिसिस। सॉरी बिल्कुल क्रैक तो नहीं कर पाई, बट थैंक यू वेरी मच। सॉरी की कोई आपने बहुत अच्छा सिखाया। सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, आपकी कोई गलती ये गलती वो डॉक्टर साहब की है जिन्होंने मुझे रेफर किया ना, कि उनकी गलती है कि उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अमोन मूर दिया है इसको। सर इन दैट वे इट्स अ बिगनिंग फॉर अस। आप लोग तो इतने आउटस्टैंडिंग हैं, फिर भी मतलब मेरे को ये है कि एटलीस्ट कम से कम मैं ट्रॉफी के पास तो पहुंच पाई ना, कम से कम नाइट्रिक एसिड मुंह से नहीं निकला, बट एनीवेज कोई बात नहीं, नाइट्रिक ग्रुप तक तो पहुंची। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर सैनी आपका और डॉक्टर शशि सर की बहुत थैंकफुल हूँ। नाइस टीचिंग इन द ग्रुप। थैंक यू सर। क्वेश्चन सर एक जरा क्लियर कर दो, ये एमोनिया की जो बात निकली, तो मेरे हिसाब से एमोनियम जो है, मेरी आवाज आ रही है? अमोनियम का क्या हाँ, वो थोड़ा शायद बिंदास रहता है, जैसे एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंट प्रोसेस सेम रहेगा। अमोनिया भी इतना ग्रज, इतना रिवेंज, इतना हेट्रेडनेस महसूस करेगा, सारे रिश्तों में ऐसा उसको लगेगा। लेकिन अमोनिया की शुरुआत अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही अच्छी होती है, उसकी परवरिश बहुत अच्छी होती है, इतना लाड प्यार मिलता है उसको कि आप रूबरी उठा के देखें तो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में आई थिंक अमोनियम कार्ब चाहिए। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में स्पॉइल किसको करते हैं आप ना, मतलब जिसको बहुत ज्यादा अगर आप मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, तब जाके वो स्पॉइल बनेगा। तो यहाँ पर ये पेशेंट की वो जर्नी नहीं थी ना, तो मुझे भी अमोनियम मूर का ख्याल आया। तो मुझे ये दिमाग में है कि अमोनियम मूर की जर्नी तो यहाँ से शुरू होती है, उसको तो यहाँ से ग्रोथ अच्छी मिलती है, परवरिश उनके माँ बाप से गलत, या तो उसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पाला जाता है, तब जाके वो ऐसा होता है। तो वो ये भी कहता है कि इन्होंने मुझे ऐसा किया था, कि इन्होंने मुझे ऐसी सीख दी, इन्होंने मुझे ऐसा किया, अगर ये वक्त पे मुझे सही करते तो आज मैं इतना बुरा आदमी नहीं बनता लाइफ में। तब वो जाके मार धाड़ करता है, तब वो जाके बुरा बोलता है, तब वो कर्सिंग में भी आता है, गाली गलौज सब कुछ हो जाता है। तो वो ये जो बेस था ना अमोनिया का, वो मुझे वहां पर नजर नहीं आया कि बचपन में। इसलिए शशि सर कहते हैं ना, डिफरेंट टाइम जोन्स में आप पेशेंट को लेकर जाओ कि भाई बचपन के हालात आपके कैसे थे, आपके ड्रीम्स के टाइम आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी जवानी में कैसे रहे आप, पोस्ट मैरिटल लाइफ के बाद आपकी जिंदगी कैसी रही। तो यहाँ पर हमको एक वो शशि सर कहते हैं कि बर्थ, जब से हम पैदा हुए मरने तक हमको सेंसेशन तो एक ही कैरी करेगा इंसान कि मैं और उसी के हिसाब से गवर्न हो जाएगा हर चीज, हर उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस है, उसकी बीमारियां हैं, वो सेंसेशन तय करेगा कि इसको कौन सी बीमारी होने वाली है, कैसा रहने वाला है, इसका पार्टनर कौन बनेगा, ये किस टीचर से सीखेगा, या ये कितने लाइफ में एक्सेल करेगा। ये सारी चीजें उसके पीछे वाइटल फोर्स को चलाने वाला वो सेंसेशन होता है। तो उसके साथ परवरिश आगे बढ़ती है। जी के ऊपर भी तो छापर लगा गोलियां ना पाई। समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई समझा? चलो फिर शशि सर प्लीज आ जाए, अगर आपको अपना कुछ व्यू रखना है केस के ताल्लुक से। अगर नहीं प्लीज आ ही जाए। नहीं वो आते हैं तो फिर मैं ऐसा हो जाता है। नहीं बर्दाश्त कैसा है, बर्दाश्त नहीं हो पाता ना वो मेरे साथ। नाइट यहाँ पे इसलिए कैमरा ऑफ रख रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। कितने लंबे केसेस लेते हो यार, बहुत बढ़िया केस था। थैंक यू सो मच। और मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है सब कुछ सिखाने की, लेकिन डोंट ब्लेम मी, इसके आगे मेरा नाम मत लेना। आप नॉलेज स्टूडेंट डिपेंडेंट, तो सब गलतियां हमारी है, सिखाने वाला कभी गलत नहीं। जो
जो भी आप अगर इसमें देखते हैं कि कमाल जो भी हुआ है, अगर आप अच्छा कुछ भी इसके बाद कमेंट करेंगे तो आप वो कमेंट में सिर्फ और सिर्फ शशि सर और सैनी सर का नाम लिख दें। अगर आपको कुछ भी खामियां नजर आती हैं प्रेजेंटेशन में तो आप उसमें मेरा नाम लिख दो बस। चलें, अलविदा कहते हैं। थैंक यू यस सर, सो यस सर। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.